चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, चंडीगढ़ टीजीटी की। यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एनटीटी और पीआरटी का एग्जाम हो चुका है, अभी फिलहाल कौन सा एग्जाम आपका बचा है वो है आपका टीजीटी का एग्जाम। तो उसकी आईसीटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड थ्योरी क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी क्लासेस आपकी फिर से रिवाइज नहीं होंगी। आपको एक चंडीगढ़ टीजीटी की प्लेलिस्ट मिली है, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस चंडीगढ़ टीजीटी प्लेलिस्ट का। तो वहां से आप अपनी सारी क्लासेस देख सकते हो सिलेबस वाइज। वैसे ऑफिशियली कोई सिलेबस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन अगर रेफरेंस की बात करें तो जो आपका एनटीटी और आपका पीआरटी का सिलेबस था उसका रेफरेंस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो आपका अप टू डेट है, ठीक है। प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, एकदम कंप्यूटर बेसिक से लेके आपकी इंटरनेट जो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्लासेस है, कंप्यूटर बेसिक की क्लासेस है, जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आपका एमएस ऑफिस टैब वाइज हमने एमएस ऑफिस को डिस्कस किया है, ठीक है। एमएस वर्ड, उसके अलावा एमएस एक्सेल, फिर आपका एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेस की भी एक क्लास अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर वहाँ पे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन की भी एक क्लास मैंने डाली थी, ठीक है, उसको चेक कर लेना। देन आपकी फाइल एक्सटेंशन से रिगार्डिंग क्लास रहेगी। एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जब ग्रुप में मैंने आपको बताया था कि जो साइबर सिक्योरिटी है, एक साइबर सिक्योरिटी, उसके अलावा एक आपकी वायरस, ठीक है। वायरस की जो क्लास है वो हिंदी मीडियम में है एंड साइबर सिक्योरिटी की क्लास आपकी इंग्लिश मीडियम में है। वैसे कंटेंट लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लासेस मैंने रिवाइज नहीं करवाई है क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ही मैंने अपडेट की थी। तो ये क्लासेस का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था एंड आपकी प्लेलिस्ट में भी इन क्लासेस का लिंक रहेगा। तो इन क्लासेस के साथ आपको ये क्लास भी कवर करनी है। उसके अलावा एक शॉर्टकट की क्लास जो मैंने दोबारा से रिवाइज नहीं करवाई है, लेकिन प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, एंड एक फुल फॉर्म। तो ये दो क्लासेस और, ठीक है। अगर आप ये इतना भी कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी आईसीटी में। फिर उसके बाद रिवीजन क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो आपने अगर अपना थ्योरी जो सिलेबस है एक बार अगर कंप्लीट कर लिया है तो आप रिवीजन के लिए क्या कर सकते हो। रिवीजन के लिए अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने जेबीटी के बैच के लिए आईसीटी की जो कंप्यूटर फंडामेंटल, उसके अलावा नेटवर्किंग और आपका जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन, इनकी एक रिवीजन क्लास ली थी, तो आपको वो चेक करनी है। एमएस ऑफिस के रिवीजन क्लास के लिए आप चंडीगढ़ पीजीटी का जो रिवीजन क्लास हुई थी, चंडीगढ़ पीजीटी के बैच की मैं बात कर रही हूँ, ये क्लास आपकी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहां से आप अपने एमएस ऑफिस का रिवीजन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज का रिवीजन लेना है तो हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं है, हिंदी मीडियम में अलग क्वेश्चंस है, इंग्लिश मीडियम में अलग क्वेश्चंस है, ठीक है। तो वहां से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर रिवीजन लेना है एमसीक्यूज का तो चंडीगढ़ पीजीटी का एक एमसीक्यू रिवीजन क्लास है, उसमें 400 प्लस कुछ आपके एमसीक्यूज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो उनका रिवीजन करवाया गया है, तो आप वहां से अपना रिवीजन ले सकते हो। तो ये तो क्या हो गया भाई आपका कि जो थ्योरी क्लासेस है, एमसीक्यूज है, वो आपको कहाँ से करने हैं, कौन कौन से करने हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहां से आप अपनी टीजीटी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने आज ही स्टार्ट की है तो भी आप अपनी फर्स्ट क्लास से वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं किसकी, साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं, लेकिन मे बी आपने ये क्लास नहीं देखी है एंड आपके जो जेबीटी के एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन भी आए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे अलग से साइबर सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का की फंक्शन क्या है। अब ये फायरवॉल क्या होता है तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिसमें मैंने आपके साथ जेबीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था फायरवॉल क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी भी बताई थी एंड उसी के साथ मैंने आपको फ्लो चार्ट भी बताया था, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देख लेना। अब यहाँ पे देखिए फायरवॉल क्या होता है।
एंड उसका मेन फंक्शन क्या है। तो फायरवॉल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये आपका सिस्टम है एंड ये आपका इंटरनेट है, ठीक है। अब इंटरनेट और सिस्टम के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन, इनकमिंग इंफॉर्मेशन और आउटगोइंग इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी, वो इंफॉर्मेशन फिल्टर होके जाती है एंड ये फिल्टरिंग कौन करता है, फायरवॉल करता है, ठीक है। एंड ये फिल्टरिंग कौन करेगा, आपकी फायरवॉल करेगा, ठीक है। एंड ये क्या फिल्टर करता है भाई, ये देखता है कि जो भी मैसेजेस आ रहे हैं या जा रहे हैं वो कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है जिससे कि आपका डेटा करप्ट हो जाए, मतलब कि कोई एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा कोई हार्मफुल वहां पे डेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है। तो की फंक्शन क्या रहेगा फायरवॉल का, आपका जो इसका की फंक्शन है वो है मॉनिटरिंग। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर एंड फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन क्या है कि आप जो आउटसाइड अटैक है, मतलब कि ये देखो ये सेम फिगर रहेगा, यहाँ इंटरनेट से जो अटैक होंगे आपके सिस्टम पे, आप सिंपली हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये आपका आउटसाइड नेटवर्क है, ठीक है, एंड ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। अब यहाँ पे आपके आउटसाइड नेटवर्क से आपके सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये वॉल यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी एंड ये वॉल क्या रहेगी, आपकी फायरवॉल रहेगी। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, फायरवॉल। ऑप्शंस में क्या क्या गिवन थे, फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर एंड फॉर्मेटिंग। अब फायरवॉल हमें पता है कि फायरवॉल हमारे सिस्टम को आउटसाइड नेटवर्क से, आउटसाइड अटैक से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है, एंटीवायरस। सेकंड क्या है आपका, एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम में वायरस को डिटेक्ट करते हैं। थर्ड हमारा है डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर सिंपली एक सिग्नेचर ही होता है। जैसे आप नॉर्मली अपने पेन पेपर से क्या करते हो, हार्ड कॉपी में कोई अपना साइन करते हो, सिग्नेचर अपना यूज करते हो, एंड वो सिग्नेचर क्यों यूज करते हो, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो आप ही से आई है, आपने उसको अप्रूव किया है, आप ही ने उसको मॉडिफाई किया है, राइट किया है, तो जो भी किया है उस फाइल के अंदर वो सारे चेंजेस आपने किए एंड वो सिग्नेचर इस चीज का क्या होता है, प्रूफ होता है। सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में आता है। जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं एंड ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो वही सेम, अगर आपने कोई ईमेल सेंड करनी है या फिर आप कोई फाइल अपना डॉक्यूमेंट वहां पे सेंड कर रहे हो, तो वहां पे क्या लगाते हो, एज ए प्रूफ आप अपना डिजिटल सिग्नेचर वहां पे लगाते हो, जिससे कि आप रिसीवर को ये कंफर्म हो जाए कि पर्टिकुलर फाइल जो ऑथेंटिकेट यूजर से ही आई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर का एक मेन फंक्शन होता है। एंड अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, सिंपली वर्ड्स को देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक है। सेकंड ये एनक्रिप्टेड है। थर्ड आपका स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन डिजिटल इंफॉर्मेशन, जैसे ईमेल मैसेजेस, मैक्रोज और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। एंड ये डिजिटल सिग्नेचर क्या कंफर्म करता है कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आई है वो करेक्ट आई है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जब वो इंफॉर्मेशन सेंडर टू रिसीवर जा रही थी तो बीच में उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, सेंडर का इसके अंदर सिग्नेचर है, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि डिजिटल सिग्नेचर का एक्चुअली में फंक्शन क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर गारंटी देता है एक तरह से, ये रिसीवर को एक तरह से क्या बताता है कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट आपको रिसीव हुआ है वो किसने भेजा है, एक्चुअल सेंडर ने ही भेजा है। तो इसीलिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है। एंड फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग जनरली जो आप अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करते हो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers is called a disease, torpedo, hurricane या virus।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऐसे प्रोग्राम का नाम बताओ जो आपके कंप्यूटर के डेटा को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, और उसी के साथ साथ वो दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करता है। मतलब क्या पूछ रहा है कि वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में भी है और आपके डेटा को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ ही साथ वो दूसरे कंप्यूटर में भी अपने आप को क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है और उन कंप्यूटर्स के डेटा को भी इन्फेक्ट करता है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फर्स्ट वायरस कौन सा था आपका? क्रीपर। ठीक है, फर्स्ट वायरस का नाम क्या है? क्रीपर। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। एंड किस नेटवर्क पे ये वायरस मिला था? तो ARPANET पे ये वायरस मिला था। ARPANET क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एंड जो ARPANET है वो स्टार्टिंग में डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए ही आया था। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ए हैकर कॉन्टैक्ट्स योर फोन और ईमेल्स एंड attempts to acquire your password is called spoofing, phishing, spamming, bugging। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक हैकर कौन होते हैं? हैकर वो पर्सन होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। ठीक है, बिना फिजिकली वहां पे प्रेजेंट हुए वो किसी भी सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं एंड उसको जैसे भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हैकर्स होते हैं। अब यहाँ पे हैकर क्या करना चाह रहा है? आपका जो फोन है या फिर आपका ईमेल है उसको यहाँ पे वो चेक कर रहा है एंड क्या करना चाहता है? वो पासवर्ड वहां से लेना चाहता है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? ठीक है, स्पूफिंग कहेंगे, फिशिंग कहेंगे, स्पैमिंग कहेंगे या बगिंग कहेंगे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो जेबीटी का है वो हमने डिस्कस किया था। तो वहां पे मैंने आपको साइबर सिक्योरिटी का भी रिवीजन दिया था। तो वहां पे हमने देखा था कि एक टर्म मैंने आपको बताई थी, फिशिंग। ठीक है, ये सेम एग्जाम्पल किसका है? आपका फिशिंग का है। अब ये स्पूफिंग क्या होती है? अब स्पूफिंग भी मैंने आपको करवाई है। ठीक है, एंड स्पैमिंग क्या होती है और बगिंग क्या होती है, तो इनके बारे में भी एक एक पॉइंट यहाँ पे देख लो। अब यहाँ देखो, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है? स्पूफिंग का मतलब क्या है कि मान लो एक सिंपल सा अपने रियल लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। आपने आप अपनी फेसबुक आईडी का एग्जांपल लो। आपको वहां पे कोई ना कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है। फेसबुक पे आपको क्या मिली? कोई रिक्वेस्ट आई जिसमें उसने किसी की प्रोफाइल पिक यहाँ पे लगाई हुई है, कोई भी प्रोफाइल पिक यहाँ पे लगाई हुई है एंड यहाँ पे कोई फेक नेम वो यहाँ पे यूज कर रहा है, फेक पिक्चर वहां पे है। अब ये फेक नेम और फेक पिक्चर के साथ उसने आपको रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या प्रूव करना चाह रहा है कि भाई वो फेक नहीं है, वो ओरिजिनल पर्सन है। जिसकी उसने पिक्चर लगाई है, जो भी वहां पे नेम है, वो एक्चुअली में वही पर्सन है। लेकिन रियलिटी में वो पर्सन वो नहीं है, वो फोटो भी फेक है एंड वो नेम भी फेक है। ठीक है, तो स्पूफिंग भी इसी तरह से आप समझ सकते हो कि कोई भी एक अननोन सोर्स है यहाँ पे एंड वो क्या करना चाह रहा है? एक नॉन सोर्स की तरह अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है। एंड स्पूफिंग में हम क्या देखते हैं? एक आईपी स्पूफिंग, ये टर्म आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर स्पूफिंग है तो उसमें एक टाइप हम क्या देखते हैं? आईपी स्पूफिंग यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पैमिंग क्या होती है? तो स्पैमिंग सेम है। जब मैं आपको ईमेल करवा रही थी तो वहां पे मैंने आपको स्पैम के बारे में बताया था कि जो अनवांटेड मेल्स होते हैं, जो जंक मेल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। तो ये स्पैमिंग वही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है बगिंग। एंड बगिंग का क्या है? बगिंग के बारे में या फिर बग, आपने नाम सुना होगा बग। आपने कोई मूवी देखी होगी या कोई सीरीज देखी होगी तो वहां पे आपने बग का नाम सुना होगा। बग क्या होता है? बग एक स्मॉल डिवाइस होता है या फिर एक माइक्रोफोन होता है। ठीक है, जो किस लिए यूज किया जाता है? एक स्पाई करने के लिए ही यूज किया जाता है, किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो यही क्या है? आपकी बगिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज डिस्क्राइब्स वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, अटैक एप्लेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। ऑप्शंस है मैलवेयर, स्पैम, फिशिंग एंड वायरस। अब यहाँ पे कौन सी एक ऐसी टर्म है जो इन सभी को डिस्क्राइब करती है?
वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, अटैक्स, क्रीप्स, इन सभी को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। तो इन सभी के लिए एक टर्म आती है, वो क्या है आपकी, मैलवेयर। मैलवेयर की फुल फॉर्म क्या होती है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। स्पैम मैंने आपको बताया, फिशिंग भी करवा दिया है और वायरस भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, hackers often gain entry to a network by pretending to be at a legitimate computer, spoofing, IP spoofing, forging and none of these। तो ये सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको ऊपर करवाया स्पूफिंग के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, तो सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा है, हैकर ने एंट्री ली एंड वो अपने आप को एक जो लेजिटिमेट कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने आप को एक रियल कंप्यूटर की तरह प्रिटेंड कर रहा है। तो ये चीज क्या कहलाती है, आईपी स्पूफिंग कहलाती है। ऑप्शन में अगर दोनों है तो हम क्या करेक्ट करेंगे, आईपी स्पूफिंग को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर ऑफन डिलीवर्ड टू पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म, वायरस, स्पैम, पोर्टल्स, ईमेल मैसेजेस। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इनमें से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू आता है और हार्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो जनरली आपका, तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने आपको बताया भी है कि जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू क्या आता है आपका, वायरस आता है। स्पैम क्या होती है, अनवांटेड ईमेल्स होती है। Which of the following inputs a computer's memory but unlike a virus it does not replicate itself? Trojan horse, logic bomb, cracker और firewall। तो यहाँ पे वायरस की तरह ही है, लेकिन वायरस जैसे खुद को रिप्लिकेट करता है, ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या नहीं करता, खुद को रिप्लिकेट नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अ पर्सन हु यूजेस हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अदर पीपल कंप्यूटर्स टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और डैमेज इज ए स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या है कि एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी नॉलेज है लेकिन वो अपनी नॉलेज का क्या यूज कर रहा है, दूसरे कंप्यूटर्स को इलीगली एक्सेस करने में यूज कर रहा है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे, हैकर कहेंगे। इट इज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन फैक्ट कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। कीलॉगर, वॉर्म, वायरस, क्रैकर। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो कि एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम मतलब कि वो खुद की कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है और साथ ही साथ में वो अपने आप को स्प्रेड कर रहा है। कैसे स्प्रेड कर रहा है, इनटू अदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट्स की बात हो जाती है तो वॉर्म एंड वायरस में हम किसको यहाँ पे करेक्ट करेंगे, वायरस को हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। एंड वॉर्म कैसे स्प्रेड होता है, वॉर्म यहाँ पे नेटवर्क को यूज करके स्प्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू डेंजरस प्रोग्राम दैट कैन बी कॉट बाय ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। एंड एक, हाँ, इस क्वेश्चन में कहीं पे आपको वॉर्म भी करेक्ट मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको वायरस भी करेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस इसमें किस पे रहते हैं, वायरस के ऊपर रहते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू डेंजरस प्रोग्राम्स दैट कैन बी कॉट बाय ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट एंड डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, स्पैम, यूटिलिटी, हनी पोट एंड वायरस। क्वेश्चन क्या है आपका कि अ डेंजरस प्रोग्राम, हार्मफुल प्रोग्राम्स जो कैसे मिल रहे हैं आपको, जब आप अपनी कोई भी ईमेल अटैचमेंट को ओपन करते हैं तब वो आपके सिस्टम में आते हैं, या फिर आपने इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया तब वो आपके सिस्टम में आएंगे। तो वो कौन से प्रोग्राम्स होते हैं जो ईमेल अटैचमेंट ओपन करने पे या फिर इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पे आपके सिस्टम में आते हैं, तो वायरस होते हैं। कौन से प्रोग्राम होते हैं, वायरस होते हैं। Who is the father of computer security? August Kerckhoff, बॉब थॉमस, रॉबर्ट चार्ल्स। तो यहाँ पे देखिए जो बॉब थॉमस है, इन्होंने फर्स्ट वायरस को रिटर्न किया था, फर्स्ट वायरस इन्होंने बनाया था क्रीपर। एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी के फादर की बात की जाए तो ऑगस्ट कैरकॉफ है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडल, मालवेयर, एईएस। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? तो डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर डॉस, ये क्या है? एक साइबर क्राइम है। मैन इन द मिडल, ये भी एक साइबर क्राइम है। मैलवेयर भी साइबर क्राइम है, लेकिन एईएस ये एक एनक्रिप्शन टेक्निक है, ठीक है, डेटा को एनक्रिप्ट करने की टेक्निक है। एनक्रिप्शन क्या होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो एईएस के बारे में सिर्फ इतना ही जानना इनफ रहेगा कि ये एक एनक्रिप्शन टेक्निक है। Governments hired some highly skilled hackers for providing cyber security for the country or state. These type of hackers are termed as nation-state sponsored hackers, CIA triad special hackers, government hackers. क्वेश्चन क्या है कि हैकर्स तो है, लेकिन गवर्नमेंट ने इन हैकर्स को क्या किया हुआ है? हायर किया हुआ है। जब गवर्नमेंट हैकर्स को हायर करती है फॉर साइबर सिक्योरिटी, तब उन हैकर्स के लिए एक टर्म यूज होती है, वो क्या है? आपकी नेशन या स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। Which of the following do cyber attackers commonly target for fetching IP address of a target or victim user? IP tracker, emails, websites और web pages. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो साइबर अटैकर्स होते हैं ना, जो साइबर क्राइम करने वाले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइबर अटैकर्स कहते हैं। अब वो क्या करेंगे? उनको किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें उनका आईपी एड्रेस चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब साइबर अटैकर उस आईपी एड्रेस को लेने के लिए, फैच करने के लिए सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? आईपी ट्रैकर का यूज करते हैं, या ईमेल्स का यूज करते हैं, या वेबसाइट या वेब पेजेस। तो साइबर अटैकर्स आईपी एड्रेस को फैच करने के लिए वेबसाइट का मोस्टली यूज करते हैं। वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे आर नेफेरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव इज टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम्स। हु आर दे रेफर टू हियर? व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, हैक्टिविस्ट, ग्रे हैट हैकर्स। देखो हैकर्स है ना, दो कैटेगरी के हैं, एक व्हाइट हैट हैकर्स है, एक ब्लैक हैट हैकर्स है। एक वो हैकर है जो कंप्यूटर को हैक तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैक करते हैं। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि वो किसी को हार्म करे, ठीक है, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं? सिस्टम को हैक करते हैं। एंड उन हैकर्स को क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स। फिर एक हैकर ऐसे होते हैं जो किसी भी सिस्टम को हैक करते हैं, किसके लिए? कोई प्रॉफिट लेने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए, उनके डेटा को हार्म करने के लिए, उनके डेटा को स्टील करने के लिए। एंड उन हैकर्स को क्या कहा जाता है? ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है। एंड इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ग्रे हैट हैकर भी होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। What is the existence of a weakness in a system or a network is known as attack, exploit, vulnerability, threat. क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम में या नेटवर्क में उसकी कोई वीकनेस एग्जिस्ट करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, ये टर्म है, इसे याद रख लेना। Which of the following is an internet scam done by cyber criminals where the user is convinced digitally to provide confidential information? MITM attack, phishing attack, website attack या DOS attack? क्वेश्चन क्या है कि इसमें से which of the following is an internet scam? एक स्कैम है, जो इंटरनेट स्कैम है, जो कौन कर रहे हैं? साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं। एंड वहां पे जो यूजर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि टर्म क्या यूज हो रही है? स्कैम यूज हो रही है। वैसे तो आप यहीं से आंसर दे सकते हो, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जो यूजर क्या किया जा रहा है? यूजर को कन्विंस किया गया है एंड कि वो अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मतलब यहाँ पे यूजर अपनी ही मर्जी से क्या कर रहा है? अपना पासवर्ड आईडी शेयर कर रहा है। तो ये क्या है? एक इंटरनेट स्कैम है एंड इसे क्या कहा जाता है? फिशिंग अटैक कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस इन मोबाइल सिस्टम वेट फॉर द ओनर टू ट्रिगर द साइबर अटैक, बोटनेट्स, प्रोग्राम्स, वायरस, वॉर्म्स। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वेट करता है किसका, ओनर का, कि कब ओनर उनको कहे कि साइबर अटैक करो एंड देन वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्टिव करेंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो ऐसा प्रोग्राम है, तो आंसर जो करेक्ट रहेगा वो है ऑप्शन ए, बोटनेट्स। अब बोटनेट क्या होते हैं, तो देखो आप सिंपली किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हो, एग्जाम्पल के लिए समझो कि किसी भी आपने ग्रुप को ज्वाइन किया एंड वहां पे आपको एक वेलकम मैसेज ऑटोमेटिकली आपको एक जनरेट होके मिलता है वेलकम मैसेज। तो वो वेलकम मैसेज कैसे मिला, तो आजकल काफी सारे बोट्स आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम बॉट बोलते हैं। एंड ये बोट क्या करते हैं, इनमें हम अपना वेलकम मैसेज या फिर गुड बाय मैसेज क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो जैसे ही आपने ग्रुप किया आपको वहां पे एक मैसेज मिलता है, वेलकम मैसेज मिलता है, उसमें आपको काफी सब कुछ लिखा हुआ मिलता है। तो वो मैंने कैसे किया है, वो मैंने एक बोट को यहाँ पे यूज किया है, उसके अंदर मैंने अपना वेलकम मैसेज सेट किया एंड देन जब भी कोई वहां पे आएगा ग्रुप को ज्वाइन करेगा उसको वो वेलकम मैसेज ये सेंड करेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बोट होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो हैकर्स होते हैं या जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो भी इन बोटनेट्स का यूज करते हैं, लेकिन वो क्राइम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बोट क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया एंड बोटनेट यहाँ पे इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, is a code injecting method used for attacking the database of a system website, HTML injection, SQL injection, malicious code injection, XML injection। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक इनमें से कौन सा इंजेक्टिंग मेथड है जो यूज किया जाता है किसी भी सिस्टम या वेबसाइट के डेटाबेस पर अटैक करने के लिए। तो आंसर रहेगा SQL इंजेक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इंजेक्शन एक कोड इंजेक्टिंग मेथड है जो किसी भी सिस्टम या वेबसाइट के डेटाबेस पे अटैक करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of hacking will record all your keystrokes, key hijacking, key jacking, key logging, keyboard monitoring। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी हैकिंग में आपके की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड होते हैं। अब ये की स्ट्रोक क्या होते हैं, तो की स्ट्रोक का मतलब कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर आप जो भी की प्रेस करोगे वो वहां पे रिकॉर्ड होती है कि भाई अभी आपने ये की प्रेस की, अब आपने ये की प्रेस की, तो आपने कौन कौन सी की वहां पे प्रेस की है वो सब वहां पे रिकॉर्ड होती है। एंड ये कौन सी हैकिंग है, आपकी की लॉगिंग है। एंड जो ये करता है उसे क्या कहते हैं, की लॉगर कहते हैं। स्टक्सनेट इज अ वॉर्म वायरस ट्रोजन एंटीवायरस। ये एसएससी में काफी बार पूछा जाता है स्टक्सनेट क्या है, तो ये एक वॉर्म है। ठीक है, which one of the following can be considered as the class of computer threats, DOS attack, phishing, selecting both A and C। इनमें से किसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर थ्रेट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डोस अटैक है, फिशिंग है, सॉलेक्टिंग है, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो है डॉस अटैक, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। Which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all information in the background and send it to someone else? Malware, spyware, adware, all of the above। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम विक्टिम मतलब कि जिसके सिस्टम को हैक किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करेगा बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि आपको नहीं पता एंड वो सिस्टम में आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और किसी थर्ड पार्टी को सेंड करेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। Which of the following refers to stealing one's idea or invention of others and use it for their own benefits?
पायरेसी, प्लेजियरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या फिर इसे IPR भी कह देते हैं, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मान लो किसी ने कोई आइडिया दिया या किसी का कोई इन्वेंशन है एंड एक सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, उसके आइडिया को स्टील कर लेता है या इन्वेंशन को स्टील कर लेता है और अपने नाम से उसको आगे सेल करता है। तो इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम एक तरह से ये भी आपका एक साइबर क्राइम है एंड ये तीनों ही टर्म क्या आती है इसके लिए, इस जो ये क्राइम है इसमें ये इंक्लूड होती है, ठीक है। तो पायरेसी, प्लेजियरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। एंड आपने सुना होगा कि किसी ने कुछ किया है, किसी ने कोई आइडिया स्टील किया तो उसके ऊपर कॉपीराइट का केस लग गया, तो ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ही आती है, ठीक है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि जो भी मूवीज आती है, आप वो मूवी किसी भी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हो, रिलीज से पहले भी उसको कई बार डाउनलोड कर सकते हो, तो वो भी एक साइबर क्राइम में ही आता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है, ठीक है। Which of the following refers to exploring the appropriate ethical behaviors related to the online environment and digital media platform? साइबर लॉ, साइबर एथिक्स, साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, जो आप इंटरनेट पे अपने सोशल मीडिया को यूज करते हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक क्या करना है, वेल मैनर्स या वेल बिहेवियर अपना शो करना है, ठीक है। एक अप्रोप्राइट आपको वहां पे बिहेवियर शो करना होता है एंड ये चीज किस कैटेगरी में रखी जाती है कि वेल मैनर्ड बिहेवियर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, साइबर एथिक्स कहते हैं इसको, ठीक है। जैसे एथिक्स होते हैं ना नॉर्मल कि आप किसी नेबर के यहाँ जाओ तो वहां पे अच्छे से बिहेव करो, वैसे ही अगर इंटरनेट के ऊपर आपको अच्छे से बिहेव करना है तो इसे हम क्या कहते हैं, साइबर एथिक्स कहते हैं। एंड अच्छे से बिहेव करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी पोस्ट के ऊपर आप कुछ ऐसा कमेंट ना करें जिससे कि सामने वाले को प्रॉब्लम हो, या फिर किसी की भी आईडी का गलत यूज ना करे, तो ये सारी चीजें क्या होती है, साइबर एथिक्स में आती है। Which of the following refers to the violation of the principle if a computer is no more accessible? Access control, confidentiality, availability, all of the above. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अभी एक्सेस नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उसको एक्सेस कर रहे हो, तब उसके कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, अवेलेबिलिटी का, ऑप्शन सी। Code Red is a type of an antivirus program, a photo editing software, a virus, a video editing software. Code Red क्या है, एक वायरस है। Which of the following statement is correct about the firewall? It is a device installed at the boundary of a company to prevent unauthorized physical access. It is a device installed at the boundary of an incorporate to protect it against the unauthorized access. It is a kind of a wall built to prevent files from damaging the corporate. None of the above. Firewall के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। It is a device installed at the boundary of an incorporate to protect it against the unauthorized access. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम? क्रीपर, रीपर, टिंकर, रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन कौन है, जिन्होंने ईमेल इन्वेंट किया था वो है, ठीक है। क्रीपर आपका फर्स्ट वायरस है, फर्स्ट एंटीवायरस पूछा गया है तो क्या रहेगा, रीपर। अ मैकेनिज्म यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, क्रिप्टोग्राफी, एल्गोरिदम, डेटा फ्लो, नन ऑफ दीज। यहाँ पे देखिए, एंड डेटा को एनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना ये किस में आता है, क्रिप्टोग्राफी में आता है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। अब ये एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है वो समझो। आपके जो जेबीटी का एग्जाम है वहां पे एनक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब ये फिगर है इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका, प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है, जो आपने अपना नॉर्मल मैसेज टाइप किया है ना, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है वो, जैसे मैंने टाइप किया है हेलो, ठीक है।
तो ये मेरा ओरिजिनल मैसेज है एंड इस ओरिजिनल मैसेज को क्या कहेंगे, प्लेन टेक्स्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अब इस हेलो और इसके अंदर मैं अपना कोई पासवर्ड भी यहाँ पे राइट कर रही हूँ। अब मुझे अपनी ये जो मेरा मैसेज है ये मुझे नेटवर्क में सेंड करना है। अगर मैं सिंपली अपना हेलो एंड पासवर्ड वाला जो मैसेज है उसको शेयर करती हूँ तो चांसेस है कि कोई भी इस डेटा को यूज कर सकता है, ठीक है। नेटवर्क में जब ये ट्रांसफर हो रहा है तो कोई एक थर्ड पर्सन इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकता है एंड डायरेक्टली वो पासवर्ड भी चेक कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, इस मैसेज को मैं क्या करूंगी, एक कोडिंग लैंग्वेज में ट्रांसफर कर दूंगी। किसमें मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, एक कोडिंग लैंग्वेज में मैं इसको ट्रांसलेट करूंगी। अब ये जो कोडिंग लैंग्वेज में, जैसे हेलो एंड पासवर्ड मैंने लिखा एंड कोडिंग लैंग्वेज में मान लीजिए 1 2 3 या फिर ABCD इस टाइप से कुछ भी यहाँ पे ये जाएगा। काफी एल्गोरिदम्स होती है, कोडिंग एल्गोरिदम्स होती है, किसी भी एक एल्गोरिदम का यूज करके इस मैसेज को मैंने, अपने प्लेन टेक्स्ट को मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब ये जो मैंने चेंज किया, ये जो मेरी कोडिंग वाली जो लैंग्वेज मैंने यहाँ पे यूज की है, इस लैंग्वेज को कहेंगे हम साइफर टेक्स्ट या सीफर टेक्स्ट, जिससे भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो, साइफर टेक्स्ट या सीफर टेक्स्ट, ठीक है। ये मेरा प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज होता है, फिर मैंने इसको कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर दिया तो ये मेरा साइफर टेक्स्ट हो गया। अब जब ये मैसेज नेटवर्क में जाएगा ना, तो ये जो साइफर टेक्स्ट है ये मैसेज मेरा नेटवर्क में जाएगा एंड ये क्या है, मेरा रिसीवर। जैसे ही साइफर टेक्स्ट रिसीवर को मिलेगा, साइफर टेक्स्ट क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, उसके पास भी ये कोडिंग लैंग्वेज की जो है एल्गोरिदम्स रहेगी। जो एल्गोरिदम मैंने यहाँ यूज करी है यहाँ पे भी वो एल्गोरिदम रहेगी एंड उस एल्गोरिदम की हेल्प से ये साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट या ओरिजिनल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। अब जो मैसेज सेंडर ने भेजा वो केवल किसे मिला, रिसीवर को मिला। अगर इस प्रोसेस के बीच में ये मैसेज कहीं लॉस्ट भी हो जाता है, कोई स्टील भी कर लेता है, तो वो क्या नहीं कर सकता, इसको रीड नहीं कर सकता क्योंकि इसको हमने कोड किया हुआ है, ठीक है। अब ये प्लेन टेक्स्ट को इस कोडिंग लैंग्वेज में हमने चेंज किया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनक्रिप्ट करना। आपके डेटा को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उसे हमने दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर दिया। फिर डिक्रिप्शन क्या होता है, उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो आपका कोडिंग लैंग्वेज वाला मैसेज है उसे आपने वापस से अपने ओरिजिनल मैसेज में लिया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिक्रिप्शन कहते हैं। तो आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा डिटेलिंग में वो नहीं पूछेगा कि भाई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स कौन कौन सी होती है, क्योंकि वो आपके लेवल से थोड़ी ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो एनक्रिप्शन क्या होती है, डिक्रिप्शन क्या होता है, इतना हमें सिंपली पता है। एंड ये जो मैकेनिज्म होता है ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। एनक्रिप्शन का मतलब डेटा को एनक्रिप्ट करना एंड डिक्रिप्शन का मतलब उसे वापस से डिक्रिप्ट करना। प्लेन टेक्स्ट आपका ओरिजिनल मैसेज होता है, साइफर टेक्स्ट आपका क्या होता है, एक कोडिंग मैसेज होता है या फिर एक मीनिंगलेस मैसेज होता है, ठीक है। एंड एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स होती है, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताई AES, ये भी क्या है, एक एनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स है। सेंडर एंड रिसीवर के एल्गोरिदम का पता होता है कि भाई सेंडर ने कौन सी एल्गोरिदम यूज करी है, रिसीवर को कौन सी एल्गोरिदम यूज करनी है। चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, fill in the blank is widely used today for protecting data in transit in a variety of applications such as data transfer on the internet and on cellular phone network, encryption, data mining, internet security, architectural security। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करते हो एंड उसमें अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर डेटा ट्रांसफर कर रहे हो या फिर कोई नेटवर्क का यूज करके डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज करोगे, एनक्रिप्शन हम वहां पे यूज करेंगे। डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका यूज होगा, एनक्रिप्शन का यूज होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर हमने साइबर सिक्योरिटी के 33 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया एंड साथ ही साथ में जितनी भी न्यू टर्म्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। एनक्रिप्शन क्या होता है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके बता सकते हो क्लास कैसी लगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।